हेलो 10th क्लास। हम जो है फोर्थ चैप्टर हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये वाला चैप्टर कर रहे थे। आधा पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो चुका था, आधा पोर्शन रह गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में औपनिवेशिक समाज के हितों की अनदेखी करके उनकी रोजी रोटी छीनकर विदेशी यूरोपीय ताकतों ने उनको खुद के अंदर ही समाहित कर लिया। तो मीन्स कि ये है कि जो छोटे छोटे जो देश थे, जो कंट्रीज थी, उनको अपना गुलाम बना करके उन्हें जो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में जो उन्हें शामिल कर लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे अफ्रीका का ले सकते हैं, किस तरीके से जो है अफ्रीका जो है विदेशी ताकतों के अधीन हो जाता है। फ्रांस और ब्रिटेन भी जो है अपने अपने क्षेत्रफल को, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए इसी तरीके के देशों पर जो है कंट्रोल करते हैं। इसी के बाद जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और इसके बाद जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो पहले कभी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, उसमें भी जो है वो भी जो है एक औपनिवेशिक ताकत बन जाता है। इसी के साथ जो है रिंडरपेस्ट यानी कि जो पशु प्लेग को बोलते हैं रिंडरपेस्ट, इसकी बीमारी जो है अफ्रीकन महाद्वीप में आ जाती है। 1890 के दशक में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो थी वो तेजी से फैली, जिसने लोगों की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका को जो है बुरी तरीके से प्रभावित किया। अफ्रीका में जमीन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। जनसंख्या कम थी और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ, इसीलिए तो यहाँ के जो लोग थे वो वेतन पर काम करना नहीं जानते थे। 19वीं सदी में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के प्रचुर खनिज भंडार, यहाँ के जो है सोने की खानें थी, इनको देख करके बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका के लोगों को वेतन पर काम कराने के लिए इन्होंने जो है दमनात्मक नीति शुरू कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाने शुरू कर दिए और साथ ही जो है एक सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति का हकदार बनाया गया। घूमने फिरने पर भी रोक लगा दी गई। ये सभी परेशानियां शायद कम थी जो रिंडरपेस्ट ने भी जो है और ये समस्या बढ़ा दी। यह बीमारी जो है ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए जानवरों के जरिए यहाँ पर पहुंची थी। तो ये बीमारी जो थी ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटेन के कंट्रोल में जो एशियाई देश थे, उनके जानवरों से ये बीमारी जो है यहाँ अफ्रीका के जानवरों में फैली थी। ये बीमारी जंगल की आग की तरह जो पूरे देश में फैल गई। अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए जो है वहाँ के बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने भी जो है जो भी उनके बचे कुछ जानवर थे उनको भी जो है अपने अधिकार में कर लिया, ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ना बचे और वो जो है वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। इस तरह से जो है यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने का एक सुनहरा गोल्डन चांस मिल जाता है। इसी के साथ भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कुछ खास तरह के एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत जो है ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में जो है यह शर्त रखी जाती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में लगातार 5 साल तक काम करता है तो उसे वापस जो है स्वदेश यानी अपने घर वो लौट सकता है। भारत के जो अधिकांश अनुबंधित श्रमिक थे वो मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार और तमिलनाडु से जो है सूखे इलाकों से जाते थे। तो कई बार जो है मैप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अनुबंधित श्रमिक थे भारत में जो है प्राय मुख्यतः किन राज्यों से लाया जाता था। तो मध्य भारत या तो जो है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इस तरीके के जो राज्य हैं कुछ नाम हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मैप में भी आ जाता है। इन मजदूरों के पास कोई काम नहीं था तो लोगों पर साथ ही जो है लोगों पर कर्ज भी था। ठीक है, मजदूरों के पास काम ना होने और बहुत ज़्यादा लोगों पर कर्ज होने की वजह से जो है ये लोग अनुबंधित श्रमिक बनने के लिए भी जो है राजी हो गए। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्यतः जो है कैरिबियाई द्वीप समूह यानी कि इसमें जो देश आते हैं इस द्वीप में गुयाना, त्रिनिदाद और सुरीनाम, मॉरिशस और एक छोटा सा देश है फिजी, यहाँ पर ले जाया जाता था। असम के चाय बागानों में भी जो है इन श्रमिकों को लाया जाता था। इस अनुबंध व्यवस्था को जो है नई दास प्रथा का भी नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो श्रमिक होता है वो दास जैसा ही हो जाता है, क्योंकि बिना मालिक की इजाज़त के जो है वो अपने घर नहीं जा सकता था। ठीक है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली कपास की यूरोपीय देशों में भारी मांग थी। जो भारत का जो कपास था उसकी डिमांड कहाँ थी, यूरोपीय देशों में। परंतु औद्योगिकरण के पश्चात जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, औद्योगिकरण होता है, उसके बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ता है। ब्रिटेन के उद्योगपति जो हैं सरकार पर दबाव डालते हैं कि वो स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए भारतीय कपास पर जो है पाबंदी लगाएं।
ब्रिटेन में पहले जो है भारतीय कपास का आयात जो किया जाता था। अब यहाँ के जो अंग्रेज थे वो चाहते थे, यहाँ के जो अंग्रेज उद्योगपति थे वो चाहते थे कि इन आयात पर जो है पाबंदी लगाई जाए, जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर जो है बहुत ज़्यादा सीमा शुल्क लगा दिए। फलस्वरूप इसके जो है भारतीय कपास का आयात जो है कम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अब भारतीय कपड़े को क्या करनी पड़ती है, प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। भारत ने अब जो है कच्चा कपास, अब भारत ने जो है अपना दूसरा तरीका अपनाना शुरू कर दिया। चलो ये तो चौपट कर दिया ब्रिटेन ने, परंतु अब उसने नया तरीका निकाला भारतीयों ने। तो भारतीयों ने जो है अब कच्चा कपास, रंगाई के लिए नील और नशीला पेय पदार्थ जो अफीम था उसको उगाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सरकार ब्रिटिश भारत में अफीम की खेती कराने के बाद उसे चीन भेजकर जो है और चीन से इसके बदले चाय खरीदती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई भी जो है ब्रिटिश भारत को चुकानी पड़ती थी। तो मीन्स की ये है कि सबसे पहले जब देखो चाइना की जो चाय थी उसके शौकीन हो गए थे ब्रिटेन के लोग। जब उसके बाद जब उस चाय की भरपाई उन्हें जो है गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, कीमती जिसे बुलियंस भी बोलते हैं, सोना चांदी कीमती जो धातु होती हैं इनको बुलियंस भी बोलते हैं, जब उन्हें वो देनी पड़ती थी चाइना को, तो उन्हें लगा कि हमने तो ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि हमें चाइना को कुछ ऐसी कमजोरी देखनी होगी जिसका वो आदी हो। तो इसी के साथ जो है वो देखते हैं कि चाइना के लोग जो है नशे के बहुत आदी थे। तो उन्होंने क्या किया, भारत जो उनका कॉलोनी था उसमें जो है उन्होंने अफीम की खेती उगानी शुरू कर दी और उस अफीम को जो है चाइना को बेचा जाने लगा, निर्यात किया जाने लगा चाइना को। और चाइना के से जो चाय थी उसका निर्यात, उसका जो आयात किया गया अपने देशों में, ठीक है, अपने देश में उस चाय को लेकर के आए। अब जो भी मुनाफा होता वो किसको मिलता था, सारा मुनाफा तो ब्रिटेन के पास ही जाता था और उसको कीमत किसको चुकानी पड़ती थी, भारतीय को, क्योंकि अफीम का जो पौधा होता था वो उसकी जड़ें बहुत ही अंदर तक जाती थी और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को जो छीन कर देता था, यानी कि खराब कर देता था। उसके बाद कोई और फसल नहीं उगाई जा सकती थी उस पर। एक आता है शब्द होम चार्जेस, कई बार क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि होम चार्जेस क्या थे। तो होम चार्जेस जो देसी खर्चों को भी बोलते हैं। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष यानी कि अतिरिक्त प्राप्त होता था उससे होम चार्जेस यानी कि देसी खर्चों का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी व्यापारियों और अफसरों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। यानी कि जो भारत को जो है गुलाम बना रखा था उन्होंने, वहीं से जो है ये लोग अपने देश में जो अपने देश के अधिकारियों और अफसरों की जो है पेंशन वगैरह थी उन सबको जो है इसी खर्चे से जो है भारत के पैसे से जो है उनको पेंशन वगैरह सब कुछ देते थे। जो भारत में काम करते थे जो अंग्रेज अफसर, उनको भारत के पैसे से ही जो है अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दी जाती थी। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। यूरोप में हुए प्रथम विश्व युद्ध ने हर जगह जो है आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी थी। इसने सबसे पहले युद्धकालीन रूपांतरण, दो खेमों के बीच लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति। मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। दूसरी तरफ जो केंद्रीय शक्तियां थी वो कौन कौन सी थी, जर्मनी, ओटोमन तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी। ठीक है, तो उस समय जो है सारी सरकारों का मानना था कि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा। हालांकि युद्ध को जो है 4 साल से ज़्यादा समय हो जाता है और युद्ध जो है लंबा खिंच जाता है। यह पहला ऐसा आधुनिक औद्योगिक युद्ध था जिसमें टैंक, मशीन गन, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ था। लाखों लोग जो हैं मरे, करोड़ों घायल भी हुए। तो देखो स्वाभाविक बात है, युद्ध में तो रक्तपात होता ही है और उस समय भी हुआ। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा, अमेरिका भी जो इससे प्रभावित हुआ इस युद्ध से। और कर्जदार की बजाय जो देश अमेरिका कभी हर प्रत्येक देश को दुनिया को जो कर्ज दे देने वाला था, आज वो जो है कर्जदाता बन करके रह गया। युद्धोत्तर सुधार यानी कि युद्ध के बाद जो सुधार हुए। ब्रिटेन जो युद्ध से पहले सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, युद्ध के पश्चात सबसे बड़ा संकट भी उसी को झेलना पड़ता है। भारत और जापान तो धीरे धीरे जो है विकसित होना शुरू करने लग जाते हैं, जबकि ब्रिटेन इस समय उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कर्जे के तले जो है दब जाता है और ब्रिटेन में रोजगार भी जो है इस समय तबाह हो जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। इस समय अमेरिका में सुधार की गति और तेज होनी शुरू हो जाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी जो है उन्नति के मार्ग पर बढ़ने लगती है। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी बृहत उत्पादन, मास प्रोडक्शन। बृहत उत्पादन मतलब बहुत ज़्यादा उत्पादन का चलन।
तो एक एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर हेनरी फोर्ड का। हेनरी फोर्ड एक कार निर्माता थे। उन्होंने बृहद उत्पादन के विख्यात प्रणेता भी माना जाता है। शिकागो के बूचड़खानों की असेंबली लाइन की तर्ज पर उन्होंने डेट्रॉइट के अपने कार कारखाने में जो है आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी थी। इसके अतिरिक्त 1920 के दशक में निर्माण व आवास क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार भी जो है पैदा हो चुका था। अब मकानों के निर्माण से रोजगार, जरूरतों की चीज़ें में निवेश में वृद्धि होने लग जाती है। देखो, जब मकान ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो सीधी सी बात है, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, मिस्त्री वगैरह और जो श्रमिक वगैरह उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही जो ज़रूरत की चीज़ों में जब निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो वृद्धि भी होगी। 1923 तक अमेरिका जो है फिर से विश्व को पूंजी का निर्यात करने लग जाता है और फिर से एक बार कर्जदाता देश भी बन जाता है। इससे जो वैश्विक स्तर पर भी जो सुधार होता है, अमेरिका न केवल अपनी स्थिति को सुधारता बल्कि अपने साथ साथ जो है और अन्य देशों को भी स्थिति को सुधारता है। परंतु 1929 तक आते आते विश्व एक आर्थिक संकट में फंस जाता है। अभी तो समृद्धि दिखी थी कि इतने एक और संकट शुरू हो जाता है। महामंदी जो प्रत्येक देश को वैश्विक स्तर पर जो है प्रत्येक देश को प्रभावित करती है। 1929 में आई थी महामंदी। तो 1929 से आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, व्यापार और आय में भयानक जो गिरावट थी वो दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में जो है ज़्यादा भारी तथा ज़्यादा समय तक जो है कमी बनी रही। तो जो कृषि प्रोडक्ट थे उनमें जो ज़्यादा गिरावट रही। अब महामंदी के कारण क्या थे? एक तो सबसे पहले युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था का कमजोर होना। युद्ध के बाद भी एक तो इतना प्रथम विश्व युद्ध इतना भीषण युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी वो सब जो है चरमरा गई थी, वो कमजोर हो चुकी थी। बहुत सारा पैसा तो उसी में वेस्ट हो गया था उनका। इसी के साथ सेकंड पॉइंट हमारा अति उत्पादन की समस्या हो गई। कृषि उत्पादों की घटती कीमतों के कारण स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। कीमतें गिरने से किसानों की आय घटने लगी। तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया? उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया। कम कीमत पर ही सही, उन्हें लग रहा था कि ज़्यादा माल पैदा कर लेंगे तो हो सकता है उनकी आय को बरकरार रख सकें। परिणाम यह हुआ कि कृषि उपज खरीदारों के अभाव में जो उपज थी, कृषि उपज को खरीदने वाला भी कोई नहीं था। उपज जो है पड़ी पड़ी मंडियों में सड़ने लगी थी। तीसरा पॉइंट हमारा है कर्जा न मिल पाना। 1920 के दशक तक जो है बहुत से देश अमेरिका से कर्जे लेकर जो है अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करते थे। परंतु जहां अमेरिका पहले जो है कर्जा देता था बहुत सारे देशों को, तो वहीं जब अमेरिका पर ही इसकी महामंदी की गाज गिर रही है तो वो कर्जा कैसे देगा? इस विकट परिस्थिति में अमेरिकी डॉलर का भी जो मूल्य जो था गिरने लगता है। अमेरिकी कर्जे पर जो निर्भर देश थे उनको जो है इस समस्या का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों का दिवालिया होना, एक तरीके से गरीब होना। यूरोप के कई बड़े बड़े बैंक तो धराशायी हो गए। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी बुरी तरह से धराशायी हुई। निवेश में लाभ न मिलने, जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटा पाने और कर्जे वसूल न कर पाने के कारण जो है हजारों की तादाद में बैंक ही दिवालिया हो गए। और जब बैंक गरीब हो गए तो क्या कर दिए गए? बंद कर दिए गए। हालांकि जो है उन्होंने काफ़ी कड़ाई के साथ जो है वसूले भी थे कर्जे, परंतु जब लोग खुद गरीब हैं, उनके पास जब पैसे देने लायक नहीं तो वो देंगे कहाँ से? ठीक है, तो इस तरीके से बैंक में दिवालिया हो गई। तो ये सब जो है महामंदी के कारण थे। इसी के साथ भारत पर इस महामंदी का क्या असर पड़ता है वो हम देखेंगे। देश के आयात निर्यात घटकर जो है लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतें गिरने से यहाँ पर भी कीमतें गिरी। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद भी सरकार ने लगान वसूली में कोई भी छूट नहीं दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन था तो उन्होंने जो है लगान में भी कोई ढील नहीं दी। ठीक है, विश्व बाजारों के लिए उपज उत्पन्न करने काश्तकारों पर जो है इसकी सबसे ज़्यादा गाज गिरी। यानी कि जो वैश्विक स्तर पर देशों के लिए जो अनाज उत्पन्न करते थे काश्तकार, उन पर इसकी जो है सबसे ज़्यादा बिजली बढ़ती है। तो बंगाल के पटसन या जूट उत्पादकों की दशा भी जो है बद से बदतर हो चुकी थी। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत की कीमती धातुओं विशेषकर सोने का जो है निर्यात करने लगे। अर्थशास्त्री कीन्स हुए हैं, उनका मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी सहायता मिली। तो आप कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते कि उस टाइम हमारा गोल्ड कितना प्रेसियस था
और उस समय कितना गोल्ड होगा, जिससे वैश्विक स्तर पर जो सुधार किया गया। इस निर्यात से ब्रिटेन की आर्थिक दशा तो सुधर गई, परंतु भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी जैसी ज्यों की त्यों ही उनकी जो दशा थी ज्यों की त्यों ही रही। हालांकि ये मंदी शहरी भारत के लिए जो ज़्यादा कष्ट लेकर के नहीं आई थी, सिर्फ ग्रामीण इलाके में ज़्यादा प्रभाव डाला था इसने। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर काल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की डेट है 1939 से लेकर के 1945। पहला 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। इसमें भी वही दो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय शक्तियाँ। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस। ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस। जबकि ध्रुवीय शक्ति में जर्मनी, इटली तो थे ही, जापान भी शामिल हो जाता है। इस युद्ध में जो है 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। इस युद्ध में जो है दो देश ज़्यादा मजबूत बन चुके थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो ये जो दो देश थे, ये जो है सुपर पावर बनकर उभरे थे। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। दो महायुद्धों से राजनीतिज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने जो है 2 सबक सीखे। पहला सबक तो ये था कि अत्यधिक उत्पादन पर आधारित किसी भी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बगैर कायम नहीं रखा जा सकता। व्यापक रूप से जो है निश्चित रूप से जो उपभोग की व्यवस्था होनी चाहिए, और व्यापक उपभोग के लिए आमदनी का स्थिर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आमदनी जो है मौसमी रोजगार बनकर रह गई है। रोजगार जो है अस्थिर होंगे तो आमदनी स्थिर नहीं होगी। भाई जब रोजगार ही जब मौसमी होंगे, मौसम पर डिपेंड करेंगे, तो आमदनी स्थिर कैसे होगी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार जरूरी है। आर्थिक स्थिरता जो सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित हो सकती थी। जब सरकार इस पर जो है अपनी इन्वॉल्वमेंट दे, तब जो है हो सकता था कुछ। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य तभी प्राप्त हो सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, श्रम और पूंजी, इन तीनों चीज़ों की आवाजाही को नियंत्रित करने की शक्ति जो है उपलब्ध हो। संक्षेप में जो है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके। इस फ्रेमवर्क पर जो है जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक संघ और वित्तीय सम्मेलन पर जो है सहमति बनी थी। संयुक्त सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में घाटे और लाभ से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, उसकी स्थापना की जाती है। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए, यानी कि युद्ध के बाद जो दोबारा से पुनर्निर्माण करना था, उसके लिए पैसे का बंदोबस्त करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या फिर विश्व बैंक जैसे बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। अब इनका काम जो था वर्ल्ड लेवल पर जो है देशों को लोन प्रोवाइड करना था, हेल्प प्रोवाइड करना था, आर्थिक मदद प्रोवाइड करना था। क्योंकि उस टाइम जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस समय जो है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि 1920 में जो है राष्ट्र संघ का जो है निर्माण किया जाता है, परंतु राष्ट्र संघ जो होता है वो कोई अपनी निर्णायक भूमिका अदा नहीं कर पाता है और असफल हो जाता है अपना रोल प्ले करने में। तो इसके बाद जो है बाद में ये ज़रूरत महसूस करी गई कुछ ऐसी आर्थिक स्तर पर कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनाई जाएं जो उन्हें जो देशों को हेल्प करें ज़रूरत के टाइम पर। इसी वजह से IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या फिर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वां संतान यानी कि ट्विंस भी कहा जाता है। 1947 में IMF और विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। और याद रखना 1947 में भारत भी आज़ाद होता है, तो 1947 में जो है IMF और विश्व बैंक ने भी औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। इन संस्थानों पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण ज़्यादा था, क्योंकि सीधी सी बात है इसमें ज़्यादा रोल किसका रहता था, अमेरिका का रहता था। अमेरिका इन संसाधनों के फैसलों पर जो है वीटो प्रयोग कर सकता है, अब कर सकता था भी और कर सकता है भी, क्योंकि अभी भी जो है जो अमेरिका है वो हमेशा टांग अड़ाता रहता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में जो हमेशा टांग अड़ाता रहता है। तो अब जो है ये वीटो पावर जो होती है, वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, ठीक है। वीटो का मतलब जब किसी फैसले पर जो है आप अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वीटो ले लिया आपने। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था मौद्रिक व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा,
रुपया डॉलर के साथ जो है निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था, यानी कि ये फिक्स कर दिया गया कि भाई $1 में जो है इतने रुपए होंगे। ठीक है, $1 में जो है इतने टका होंगे, हर देश की जो करेंसी थी उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, $1 बदले में जो है कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी जो है सोने से बंधा हुआ था, तभी तो जो है गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है। तो $1, क्योंकि डॉलर भी तो ज़्यादा वैल्यूएबल है, $1 की कीमत जो है 35 और सोने के बराबर भी तय कर दी गई। G77 जिसे ग्रुप 77 भी बोलते हैं, और NIEO, एक ही शब्द है, NIEO वर्ड है, इसकी फुल फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल, नई अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी कि आर्थिक प्रणाली, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। तो ये क्या था? हालांकि विश्व बैंक और IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संघ की जो मुद्रा कोष की जो स्थापना थी वो तो औद्योगिक देशों की जरूरत को पूरा करने के लिए की गई थी। हालांकि जो है विश्व बैंक और IMF की स्थापना किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी? औद्योगिक देशों की। इन संस्थानों ने जो है उपनिवेशों में निर्धनता की समस्या और विकास की कमी को खत्म करने की कोई पहल नहीं की थी, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ विकसित देशों की हेल्प करना। विडंबना यह थी कि इन नवस्वाधीन देशों को अपनी जनता का विकास करने के लिए भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व यानी कि अतीत में औपनिवेशिक ताकतों का ही वर्चस्व था। यानी कि जिन देशों ने जो है इन औपनिवेशिक देशों को गुलाम बनाया था, अपने कंट्रोल में रखा था, इनके आर्थिक संसाधनों, इनका आर्थिक सामाजिक रूप से जो है शोषण किया था, अब उन्हीं राष्ट्रों से जो है इन्हें अपने विकास की गुहार लगानी थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय। दूसरी ओर अधिकतर विकासशील देशों को जो है कई दशकों तक पाश्चात्य अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई फायदा नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई और G77 के रूप में संगठित हो गई। NIEO से तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में कंट्रोल मिल सके, नियंत्रण मिल सके, विकास के लिए अधिक मदद मिले, कच्चे माल के उचित दाम मिले और अपने तैयार मालों को जो है विकसित देशों के बाजारों में निर्यात के लिए जो एक बेहतर पहुंच मिले, बेहतर मार्केट्स जो है उन्हें मिले। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा जो ये चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये फिनिश हो गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ डू कमेंट, like, share and do subscribe this channel, and for watching this video please thank you so much.